नमस्कार। आज यूपी टेट 2025 की परीक्षा जो जनवरी में होनी है, उसकी तैयारी में आज प्राचीन भारत के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट जो है ये वीडियो क्लास लेने जा रहा हूँ मैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सभी से ये कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो कश्मीर के इतिहास का विवरण जो प्राप्त होता है वो होता है कन्नड़ की राजतरंगिणी है। पाणिनि राजतरंगिणी है, ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। कालिदास की रचनाएं जो हैं, ये कालिदास जो थे वो नवरत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। जैसे वाल्मीकि थे, आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे और छपड़क थे, शंकु थे, वररुचि थे। उसी तरह जो है कालिदास भी थे और इन्होंने जो है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम है नाटक और मालविकाग्निमित्रम है नाटक है, ऋतु संहारम और मेघदूतम ये काव्य है कालिदास के। और बिल्हण इन्होंने विक्रमांग देव चरित्र लिखी। ठीक है, आंसर हो जाएगा कन्नड़। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी महास्म संस्कृति से संबंधित की गई है? महास्म संस्कृति से संबंधित की गई धातु जो है वो है लोहा। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो 16 महाजनपद थे का वर्णन जो है उत्तर निकाय भगवती सूत्र में दिया गया है। और अवंती जो था ये उज्जैनी नगरी जो है उज्जैन वहाँ पर था। तो उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, शिप्रा नदी के किनारे था। तो गोदावरी नदी किनारे नहीं था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और कौशाम्बी जो है ये एक जिला है यहाँ पर जो प्रयागराज है उसके पास में। पहले कौशाम्बी प्रयागराज में ही लगता था। अस्मक ये आंसर हो जाएगा इसका। अस्मक जो है इसकी राजधानी पोतन थी या प्रतिष्ठान थी। तो अस्मक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा था, बल्कि ये कहेंगे हम कि गोदावरी नदी के किनारे बसा होने के साथ साथ जो है और भी जो क्षेत्र था, जैसे महाराष्ट्र का क्षेत्र है या आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तेलंगाना का क्षेत्र, ये सभी जो है इसी में शामिल था। लेकिन ये जो पर्टिकुलर नगर है जो अस्मक उस समय वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन इराक की सभ्यता हम लोग जानते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इराक जो है वो मेसोपोटामिया का पुराना नाम था। और हम्मुराबी की विधि संहिता भी वह भी मेसोपोटामिया के से संबंधित है, इराक से संबंधित है। बगदाद शहर से लगभग 96 किलोमीटर की दूरी पर यह बेबीलोन पड़ता है। तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड कही जाती है, तक्षशिला में थी। और तक्षशिला जो है ये गांधार की राजधानी है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में सबसे प्रारंभिक जैन साहित्य संकलित किया गया था? जैन साहित्य जो है सबसे पहले जो है वो अर्धमागधी में संकलित किया गया था। जिसकी भाषा थी अर्धमागधी। ठीक है, पाली भाषा जो थी वो जितने भी बौद्ध के शिलालेख हैं, जैसे अशोक के शिलालेख हैं, या फिर बौद्ध काल में जो भाषा चलती थी जब बुद्ध जी थे, तो उस समय जो भाषा थी वो पाली भाषा में ही उनके ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो सूत्र पिटक हो, चाहे धम्म पिटक हो, चाहे वो विनय पिटक हो या अभिधम्म पिटक हो या दिव्यावदान हो, तो ये सभी जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, प्राकृत भाषा ये बाद में आई थी। और ये मौर्य काल के बाद में, जैसे गुप्त काल में जो भाषा थी, गुप्त काल में भाषा हुई थी संस्कृत। तो गुप्त काल में जितने भी काव्य लिखे गए या जितने भी नाटक लिखे गए, मूल रूप से जैसे मेनली बात करेंगे हम तो कालिदास के। ठीक है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है या फिर विक्रमोर्वशीयम है, या फिर बात करें कि जैसे काव्य है मेघदूतम। ठीक है, तो ये सभी जो है संस्कृत में लिखे गए थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम जो है लिखा था, वो भी संस्कृत में था। तो लेकिन उस टाइम पे जो है आम लोग जो भाषा प्रयोग करते थे,
ये एक राजशाही भाषा थी संस्कृत, लेकिन आम लोग प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा प्रयोग करते थे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कंटक, कंटक जो है घोड़े का नाम था। उसके बाद आनार कलाम जो थे इनके गुरु थे, आनार कलाम और रुद्रकलाम पुत्र। आनार कलाम से इन्होंने सांख्य योग की दीक्षा ली थी, और अलम कलाम से बुद्ध जी ने, और रुद्रकलाम पुत्र से जो है वो योगासन सीखा था, योगासन एवं ध्यान। चन्ना इनके सारथी का नाम था। मकरी पुत्र गोसाल, ये संबंधित नहीं है। मकरी पुत्र गोसाल का आजीवक संप्रदाय था, तो आजीवक संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे मकरी पुत्र गोसाल, यानी कि बी आंसर इसका, केवल चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे? देखिए, बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो राज्य थे, यहाँ पे 4 राज्य थे रखे, अवंती, गांधार, कौशल और मगध। अवंती उज्जैन जो है उसकी राजधानी थी, तो उस समय जो है उज्जैन तो बुद्ध जी से संबंधित नहीं है। उसी तरह गांधार, गांधार जो है इसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो ये भी जो है पाकिस्तान में पड़ता था, तो ये भी नहीं है। फिर कौशल, कौशल की राजधानी विदेह थी, तो कौशल जो है ये बुद्ध के समय में था और उनके जीवन से जुड़ा हुआ था। और मगध, मगध में जो है मगध साम्राज्य, पाटलिपुत्र जो है या राजगीर है, वहाँ पर वो बुद्ध से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी भी जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में, तो उसको वो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है ये स्थापना जो है वो कुमारगुप्त ने करवाई थी, तो वो मगध से संबंधित है। तो ये दोनों जो है ये कौशल और मगध जो है इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसमें तीसरा और चौथा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह कर्म में विश्वास करते थे, सही है। वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति इनको कुशीनगर में हुई थी, तो महापरिनिर्वाण जो है वहाँ उस स्थल को बोला गया, कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। ईश्वर की शक्ति में विश्वास, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। खासतौर से इन्होंने ईश्वर की शक्ति के बारे में विश्वास को लेकर के, ईश्वर की जो सत्ता है उसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं कही है। तो ये जो है चौथा केवल जो है इसमें नहीं था। तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं? तो 1, 2, 3 सत्य है और चौथा सत्य नहीं है, तो केवल ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर आते हैं नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन से किस घटना का चित्रण मृद सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृद सहित चक्र की बात करेंगे अभी हम। तो महापरिनिष्क्रमण, जब बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था, तो उसको महापरिनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि, जहाँ पर बौद्ध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको जो है बोधि ज्ञान जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो संबोधि कहा गया। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, तो सारनाथ जो है ये यहाँ पर इसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति इनको जो है कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में इनकी निर्वाण मिला था, तो फिर निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो कुशीनगर को जो है महापरिनिर्वाण स्थल कहा गया। ठीक है, फिर है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति को गौतम बुद्ध ने दी थी, ये दी थी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में ही उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है समय बिताया था, श्रावस्ती में। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि श्रावस्ती जो महामाया थी इनकी माता, वो श्रावस्ती की ही थी। ठीक है, नेक्स्ट है, खैराडी नामक पुरा स्थल अधोलिखित किस सरिता नदी के किनारे स्थित है? ये खैराडी जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। खैराडी बेसिकली ऋषि जमदग्नि हुए हैं, वो खैराडी के हैं, और बलिया जिले में ये पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ द एशिया पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? ये आधारित है ललित विस्तार पर। ललित विस्तार ये ग्रंथ जो है ये बुद्धिज्म का ग्रंथ है। उसी तरह अभिधम पिटक है, सुत्त पिटक है, और दिव्यावधान, ये भी जो है महात्मा बुद्ध के समय में या उससे संबंधित जो बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, इनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। विषाद दत्त की मुद्रा राक्षस का विषय क्या था? तो विषाद दत्त जो है ये मौर्य काल में ही लिखी गई, और इसका विषय जो है
प्राचीन हिंदू देवी देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष, ये भी नहीं था। आर्य राजकुमार आदिवासी महिला से प्रेम, कहानी नहीं था। 2 आर्य जनजातियों के बीच सत्ता संघर्ष की कहानी भी नहीं था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबारी षड्यंत्र की बात कही गई है। ये आंसर इसका सही है, डी वाई। नेक्स्ट है, शिलालेखों में किस राजा का उल्लेख प्रियदर्शी और देवानप्रिय के रूप में किया गया है? तो देवानप्रिय प्रियदर्शी ये जो है बोला गया है अशोक को बोला गया है। और अशोक जो है देवानप्रिय प्रियदर्शी जो है, इसमें कौन से राजा की बात कही गई है? तो अशोक ने देवानप्रिय प्रियदर्शी कहा है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे 3 ऑप्शन और है, तो इसमें हर्षवर्धन का नाम आता है। तो हर्षवर्धन ने पुष्यभूति वंश की जो स्थापना की थी प्रभाकर वर्धन ने, और वर्धन साम्राज्य भी उसको कहा जाता है। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना जब की थी तो उसके बाद में हर्षवर्धन जो है सबसे जो है प्रमुख राजा हुआ था वहाँ का। तो हर्षवर्धन जो है कन्नौज से लेकर प्रयाग तक जो क्षेत्र पड़ता था वो हर्षवर्धन के क्षेत्र में आता था। हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति कह सकते हैं कि वो भी करवाई थी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि हर्षवर्धन को लेकर के कि इसने जो है नागानंद और रत्नावली जो है ये किताब लिखी थी, ठीक है। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ठीक है। ये 3 किताबें जो है इसने लिखी, या 3 जो है जो कह सकते हैं बुक्स लिखी है। समुद्रगुप्त की बात हमने करी थी अभी रिसेंटली, और ये दोनों भी नहीं, ये ऑप्शन इसके आंसर। नेक्स्ट है, अशोक के समकालीन तुरामय किसका शासक था? तो तुरामय जो था ये मिस्र का शासक था, इजिप्ट का शासक था। अशोक के काल में देखिए, अशोक के काल में जो है वो डायोनीसियस आता है। डायोनीसियस जो है अशोक के काल में भारत की यात्रा की थी, तो डायोनीसियस ने की थी, जो टॉलमी फिलाडेल्फस जो राजा था मिस्र का, उसके शासनकाल में की थी। उसी तरह डायमेकस का नाम आता है। तो डायमेकस ने जो है वो एंटियोकस प्रथम का जो है राजदूत था, तो वो डायमेकस जो है वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था, ठीक है। उसी तरह सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और जब सत्ता जो है पूरी मगध की अपने हाथ में ले ली थी, तो उसके बाद जो है जब सेल्यूकस निकेटर हार गया था तो उसने अपनी बेटी एथेना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो वो यहाँ पे एक बात और आती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस जो उस टाइम पे जो मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में जो है वो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को के शासन में उसको भेजा था, ठीक है, चंद्रगुप्त के पास में। नेक्स्ट आते राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उसकी जीवनी हर्षचरित्र निम्नलिखित भाषाओं में से किसने लिखी? तो हर्षचरित्र जो है ये लिखी गई थी हर्षवर्धन के टाइम पे, और उस समय संस्कृत जो भाषा थी उस भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? पंच सिद्धांतिका इसके रचयिता वराहमिहिर जो है इसके जो रचयिता थे, और वराहमिहिर जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। अश्वघोष की बात करते हैं। अश्वघोष ने सौंदर्यनंदन लिखी है, और सारीपुत्र प्रकरण लिखी है। और अश्वघोष जो है ये जब चौथी बौद्ध संगति होती है तो उसमें वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया जाता है और अश्वघोष को जो है वो उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और वो किसके शासनकाल में होती है? कनिष्क के शासनकाल में होती है। और कनिष्क जो है जब ये चौथी बौद्ध संगति करवाता है तो उस समय जो है अश्वघोष को उसका उपाध्यक्ष बनाता है उस संगति का, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में, कुंडलवन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का उल्लेख है? देखिए, अशोक को देवानप्रिय प्रियदर्शी कहा गया है। लगभग ज़्यादातर शिलालेख में देवानप्रिय प्रियदर्शी कहा गया है। केवल जो है यहाँ पर दिया गया है महारभूत शिलालेख, ये नहीं आंसर है। 13वें शिलालेख में तो उसने जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। रुमिनदेही स्तंभलेख, इसका जो संबंध जो है रुमिनदेही का, ये जो है जो लिच्छवी जगह पड़ती है जो नेपाल में, उसको अब रुमिनदेही कहा जाता है, तो वहाँ का स्तंभलेख है। मास्की को लघु शिलालेख, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो मास्की जो है
ये कर्नाटक में है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में। तो यहाँ पर जो है जो शिलालेख मिला है उसमें अशोक का नाम, अशोक पर्टिकुलर अशोक ही लिखा गया है, उसमें देवानपीर प्रियदर्शी नहीं लिखा गया। दूसरा है गुर्जरा। गुर्जरा जो है ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और ये एक गांव का नाम है। तो गुर्जरा से का जो शिलालेख है वहाँ उससे भी अशोक का नाम पता चलता है। और ये जो है दतिया ज़िले में है, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में। ठीक, नेक्स्ट, अशोक ने निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कुछ उत्सवों में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें संभवतः पशु हत्या पर भी प्रतिबंध शामिल है? एक तो उत्सवों में पशु बलि और दूसरा क्या है, पशु हत्या, इसको प्रतिबंधित किया था। तो ये किया था शिलालेख प्रथम में। आंसर हो जाएगा ए वाला, शिलालेख प्रथम। नेक्स्ट, भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डेरियस प्रथम शासक था, फारसी शासक पहला डेरियस प्रथम। कहाँ का था ये? ईरान का था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर है विक्रम संवत कब शुरू हुआ? देखिए विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, और जो शक संवत है वो 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। शक संवत की बात हम लोग कर लेते हैं। जो हमारा कैलेंडर है जो अपनाया गया, ये 1957 में ये अपनाया गया था कैलेंडर, पंचांग, और इसका 22 मार्च जो है ये चैत्र जो पहला महीना होता है हिंदी कैलेंडर में। तो जो हमारा कैलेंडर जो है, जो हिंदी कैलेंडर है, वो ये 78 ईस्वी में ये शक संवत जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे जो है 1957 में इसको अपनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के हैं? स्वर्ण सिक्के, देखिए गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के जो हैं उनको दीनार कहा जाता था। रूपक जो है ये चांदी के सिक्के कहे जाते थे। कारशापण और पण ये जो है सिक्के थे चांदी के मौर्य काल में। तो ये तो मौर्य काल के हो गए, और ये चांदी का सिक्का हो गया गुप्त काल का, और सोने का सिक्का दीनार हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से एक सिक्के पर जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसने लिच्छवी प्रकार के, राजा रानी प्रकार के सिक्के जो हैं वो चलवाए थे। और उसके बाद जो है घटोत्कच, तो श्रीगुप्त जो है, गुप्त जो शासन स्टार्ट होता है तो श्रीगुप्त जो है ये पहला राजा हुआ है। उसके बाद में नंबर 2 पे फिर घटोत्कच हुआ, घटोत्कच के बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ तीसरा, फिर चौथा, फिर वहाँ पर जो है समुद्रगुप्त आते हैं। और समुद्रगुप्त के बारे में चूँकि मैंने बता दिया है, अभी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमने जाना है, ठीक है, तो उसके बारे में बता ही दिया है। और आगे बढ़ते हैं, सोची एक को सोची दो के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ जो है ये जो वैदिक काल में नदियों का नाम था, और दूसरा कौन सी नदी का नाम कौन सा था वैदिक काल में, उसको आपको मिलाना है। तो सदा नीरा को गंडक कहा जाता था, ठीक है। गोमल गोमती कहा जाता था, वितस्ता झेलम कहा जाता था, अस्किनी चिनाब को कहा जाता था। तो इसमें हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, और सी का दूसरा, डी का पहला, ये वाला है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। यहाँ पे 4 रह गया, यहाँ पे D1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, खैर। और उसी प्रकार से पुरुषनी जो है वो रावी को कहा जाता था, ठीक है। कुभा और जो है वो काबुल को कहा जाता था। तो इसी प्रकार से जो है द्रसदत्ती जो है वो घग्गर को कहा जाता था उस टाइम पे। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो हूणों को पराजित किया था भीतरी स्तंभ लेख, शिलालेख जो है वो स्कंदगुप्त का है। और इसमें जो है ये वर्णन मिलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त का है। मंदसौर शिलालेख, उदयगिरी शिलालेख ये कुमारगुप्त के हैं। करमदंडा, मानकुंवर ये सभी जो है वो कुमारगुप्त के शिलालेख हैं। तो सबसे ज़्यादा शिलालेख जो मिले हैं, अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि किस गुप्त शासक के सबसे ज़्यादा शिलालेख मिले हैं, तो वो मिले हैं कुमारगुप्त के, ठीक है।
गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो दरबारी भाषा को जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत भाषा जो थी दरबारी भाषा थी और प्राकृत भाषा आम लोग यूज़ करा करते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि जो दरबार में एक तरह से भाषा नहीं बोली जाती थी, जो आम जनों में भाषा चलती थी वो प्राकृत चलती थी और दरबारी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। और संस्कृत का जो विकास हुआ और संस्कृत ग्रंथों का जो विकास हुआ वो सबसे ज़्यादा जो है गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की जिसने उपाधि धारण की थी, उसके टाइम पे जो है 9 रत्न हुआ करते थे और इतना ज़्यादा उसमें जो है गुप्त काल में जो स्थापत्य कला की अगर बात करें तो अजंता की गुफा हुई, एलोरा की गुफा हुई। अजंता एलोरा ये इनका भी निर्माण जो है, इनको भी जो है पत्थर काट करके इनका निर्माण किया गया। तो ये गुफाएं औरंगाबाद में महाराष्ट्र में हैं। तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल बोला जाता है, एक तरह से गोल्डन एरा कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हड़प्पा स्थल दे रखे हैं 4 और ये देख रखा है कि किस राज्य में ये स्थल अवस्थित हैं थे उस समय। तो सबसे पहले है बनावली। बनावली जो है ये हिसार जिले में था, हरियाणा में। उसके बाद कालीबंगा ये राजस्थान में था। दाइमाबाद ये अहमदनगर जो ज़िला है उसमें पड़ता है, महाराष्ट्र में। और सबसे दक्षिणी जो है कहा जाता है कि सबसे दक्षिणी जो स्थल है वो दाइमाबाद है। ठीक है, और लोथल ये डॉकयार्ड था, यहाँ पर बंदरगाह था, तो ये लोथल जो है वो गुजरात में था। तो यहाँ पर ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, हाँ ये वाला हो जाएगा सी। ठीक है, और डी का पहला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की थी? तो ये 10वें राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है उसने ये बाद में 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा की थी। और 8वें वर्ष में जो है, जैसा कि मैंने बताया कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था और ये 8वें वर्ष में अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। ये दोनों याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। फिर किस गुप्त शासक ने को महान संगीतज्ञ कहा गया है? ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। फिर नेक्स्ट है राजवैद्य चरक किसके शासनकाल में थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के शासनकाल में थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराई। अब इसके बाद जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 पार्ट जो है रिसेंटली मैं जल्दी इसको जो है अपलोड करूँगा। और इसी प्रकार से जब प्राचीन भारत जब हो जाएगा फिर उसके बाद में फिर आधुनिक भारत पहले उठाएंगे, क्योंकि आधुनिक भारत से बहुत क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते हैं। फिर अन्य सब्जेक्ट्स को भी प्रायोरिटी के हिसाब से हम लेंगे। तो ये केवल जो है एक तरह से टेट की परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी है क्वेश्चन, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। धन्यवाद।